वंदे मातरम। राजस्थान के जयपुर से गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन का सीधा प्रसारण आप देख रहे थे। राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त पुलिसकर्मियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य का विकास उस आधार पर निर्भर होता है कि वहां की कानून व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा पारदर्शी है, कितनी ज्यादा व्यवस्थित है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार ने राजस्थान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और भजनलाल शर्मा के कार्य की सराहना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उनके नेतृत्व में राजस्थान में अपराधों की जो संख्या है वो लगातार कम हो रही है। और उन्होंने कहा कि ये 9000 जो पुलिसकर्मी जिन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं वो पूरी निष्ठा के साथ में और पूरी सच्चाई के साथ में अपने कार्यों को अंजाम देंगे। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। और आपको बता दें कि समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में होंगे शामिल। आज रात ओंकार मंत्रोच्चारण में लेंगे हिस्सा। ड्रोन शो का भी करेंगे अवलोकन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और एनएसए अजीत डोभाल ने भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का किया उद्घाटन। अजीत डोभाल ने कहा, आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व जिसने देश को ऑटो मोड पर ला दिया। दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विश्व पुस्तक मेले का किया उद्घाटन। कहा, पुस्तक समाज को देती है दिशा। किताबों की पायरेसी को रोकने पर दिया जोर। मेले में 35 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक ले रहे हैं हिस्सा। महिला हॉकी इंडिया लीग को आज मिलेगा नया चैंपियन। खिताबी मुकाबले में एसजी पाइपर्स के सामने होगी शराची बंगाल टाइगर्स की चुनौती। और ईरान में सरकार विरोध प्रदर्शनों के बीच सेना ने देश के राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने का किया वादा। दुश्मन की साजिशों को नाकाम करने के लिए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील। और सुर्खियों के बाद समाचार में सबसे पहले बात करते हैं सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे। गुजरात में जारी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आज तीसरा दिन है। इस कार्यक्रम में देश भर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही मंदिर परिसर के भीतर 72 घंटे तक लगातार ओम का जाप किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आज रात वहां ओमकार मंत्र का जाप करेंगे। साथ ही एक ड्रोन शो का अवलोकन भी करेंगे। कल प्रधानमंत्री एक शौर्य यात्रा में भाग लेंगे। इस यात्रा में 108 घोड़ों की प्रतीकात्मक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। ये वीरता और बलिदान का प्रतीक है। ये कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर पर प्रथम आक्रमण के बाद से अटूट भावना और सभ्यतागत निरंतरता के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और उत्सव के लिए उनकी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की गुजरात दौरे पर सोमनाथ स्वाभिमान पर्व सहित विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। ये पर्व 1026 में महमूद गजनी द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 वर्ष और स्वतंत्रता के बाद 1951 में मंदिर के पुनरुद्धार के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम है सोमनाथ। सोमनाथ का यह मंदिर भारत की संस्कृति, सभ्यता और इतिहास का साक्षी है। 1000 वर्ष पहले इस मंदिर पर क्रूर आक्रांताओं का आक्रमण हुआ। शताब्दियों तक यह आघात प्रतिघात और आक्रमण लगातार जारी रहा, लेकिन हर बार हर प्रहार के बाद यह मंदिर और विस्तारित
और भव्य हुआ। सोमनाथ हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसी स्वाभिमान, इसी गर्व का सार्वभौम प्रकटीकरण है। देश के पश्चिमी तट पर गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर सहस्राब्दियों से हमारी अटूट श्रद्धा का केंद्र है। श्री सोमनाथ मंदिर का एक एक पत्थर शौर्य, स्वाभिमान और बलिदान की कहानी है। एक एक दीवार तप, त्याग और वीरता की अमर गाथा है। शताब्दियों तक कई आक्रमणों का सामना करने के बावजूद आज के समय में गर्व से धर्म ध्वजा लहराता सोमनाथ मंदिर भारत की अजेय सभ्यता की शक्ति, सर्वोच्च भक्ति की विश्वव्यापी अभिव्यक्ति है। चंद्रमा की तरह चिरस्थायी सोमनाथ मंदिर के लिए 2026 का साल एक ऐतिहासिक खंड है। यह महमूद गजनवी के मंदिर पर आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के समय का स्मरण कराता है। जनवरी 1026 में महमूद गजनवी ने इस पवित्र मंदिर पर आक्रमण किया था। इसके बाद कई विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ को नष्ट करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार भारत के पुरुषार्थ ने इस मंदिर को पुनर्निर्मित और पुनर्विस्तृत किया। इस मंदिर ने अडिग संकल्प के साथ भक्ति, शक्ति और सनातन के शाश्वत प्रवाह को वेगवान रखा। सोमनाथ का इतिहास देखें तो कितनी बार यहाँ का मुगलों ने आक्रमण किया है। हर बार सोमनाथ मंदिर पहले जैसे फिर से खड़ा हुआ है। हर इंसान का एक स्वाभिमान होता है और ये मंदिर भी उस स्वाभिमान का प्रतीक है। और हमारे पास जाए जितनी भी अड़चने आ जाए, जितनी भी हमारे ऊपर बाधाएं आ जाएं, हम अपने अगर विश्वास पर अडिग हैं तो वह हमारा अस्तित्व हमेशा के लिए जीवित रहेगा। और ये इसका प्रतीक है सोमनाथ। जय सोमनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के दौरान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में हिस्सा लेंगे। वे रविवार को शौर्य यात्रा में शामिल होंगे। यह यात्रा अब तक सोमनाथ मंदिर की रक्षा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि के लिए आयोजित की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमनाथ यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर कहा कि कई हमलों के बावजूद भक्तों की अटूट आस्था और भारत के सभ्यतागत संकल्प से सोमनाथ मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व देश के उन वीर संतानों को याद करने का अवसर है जिन्होंने कभी अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं किया। ओमकार ध्वनि का जो उच्चारण हो रहा है उसके साथ जो ये नगरी को सजाया गया है सुवर्ण नगरी की तरह, वो दोनों और जो महादेव की जो शक्ति है वो तीनों मिलके जो इसकी एनर्जी है उसको मोर एंड मोर पावरफुल बना रही। सोमनाथ दादा की कृपा है कि आज हम लोग यहाँ पे हैं। अभी ये जो 1000 साल हुआ है इस मंदिर के ऊपर आक्रमण हुआ इसके बाद और मोदी जी का सबसे बड़ा हम आभारी है। सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ी हमारे ऊपर भगवान की कृपा है कि उनकी वजह से आज हमारा धर्म टिका है, हिंदू धर्म टिका है। सनातन धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये सीख हमें यहाँ से मिलती है। मोदी जी है तो हमारा सनातन धर्म है। जब यहाँ आके देखा तो स्वर्ग लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि सनातन धर्म की दिन पर दिन और मोदी जी की वजह से बहुत कुछ हो रहा है। सोमनाथ मंदिर प्रहार से पुनरुत्थान का साक्षी है। सोमनाथ मंदिर शौर्य, श्रद्धा और पुरुषार्थ की गाथा है। सहस्राब्दियों के भारत के संघर्ष और पुनर्निर्माण की गाथा है। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की सांस्कृतिक गौरव गाथा है। सोमनाथ प्रतीक है विध्वंसकारी मानसिकता के ध्वंस हो जाने का। सोमनाथ प्रतीक है क्रूरता पर करुणा के विजय का। सोमनाथ प्रतीक है हिंसा पर अहिंसा की जीत का। सोमनाथ प्रतीक है हमारे शाश्वत सनातन मूल्यों का। सोमनाथ प्रतीक है हमारे स्वाभिमान का। सोमनाथ प्रतीक है पुनर्निर्माण का, पुनर्जीवन का, पुनरुद्भवन का। और सोमनाथ ये बताते हैं कि कैसे जब दीप बुझे पश्चिमी जगत के, व्याप्त हुआ बर्बर अंधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती, चमका हिंदुस्तान हमारा। सोमनाथ पर्व राष्ट्रीय गर्व का विषय है और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नए भारत के सांस्कृतिक नवजागरण का नया अध्याय है। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के प्रधानमंत्री, वो हमेशा देश की आध्यात्मिक आस्था के केंद्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर सोमनाथ मंदिर क्षेत्र में शानदार कायाकल्प हुआ। देखते हैं हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम सौराष्ट्र स्थित श्री सोमनाथ मंदिर अगाध श्रद्धा का केंद्र है तो सनातन संस्कृति की अटूट आस्था का प्रतीक भी। गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास कार्य किए। ये सोमनाथ परिसर इस बात का गवाह है कि कैसे 31 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया था कि सांस्कृतिक संघर्ष के इस केंद्र बिंदु सोमनाथ मंदिर को राष्ट्र का मान बिंदु बनाएंगे, स्वाभिमान का केंद्र बनाएंगे। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि आस्था के इस केंद्र को धर्म, कर्म, आध्यात्म, शिक्षा और संस्कार के एक विकसित केंद्र के रूप में स्थापित करेंगे और यही उनके जीवन का लक्ष्य भी होगा। साल 2001 से सोमनाथ ट्रस्ट से जुड़ने के बाद से ही सोमनाथ और उसके आसपास के क्षेत्र के एकीकृत विकास की जो प्रक्रिया शुरू हुई वह अनवरत जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य सोमनाथ को एक वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र बनाना है और इसी क्रम में संपर्क, संचार आदि अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार सोमनाथ में किया गया। सड़क, रेल, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर सोमनाथ मंदिर और संपूर्ण क्षेत्र का कायाकल्प किया गया और यह प्रक्रिया सतत जारी है। वंदे भारत ट्रेनों का सोमनाथ तक परिचालन हो या राजकोट से वायुयान का संचालन, इससे समूचे गिर सोमनाथ में विकास की नई बहार बही है। मोदी जी की दीर्घदृष्टि है कि आप देखिए इतना अलौकिक वातावरण अभी यहाँ पे बना हुआ है और इसी के कारण टूरिज्म इतना बड़ा है। उत्तर और भारत और साउथ भारत दोनों से कनेक्टिविटी हो गया, रोड अच्छा हो गया। आप पोरबंदर का रोड देख लीजिए, जो सी कोस्टल है वो सबसे बड़ा टूरिज्म के लिए अट्रैक्टिव है। पहले से बहुत बड़ा बदला है, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ से बहुत आनंद मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गत 2 दशक में सोमनाथ को वैश्विक मानचित्र पर आध्यात्मिक आधुनिक स्वरूप देने के अनेक कार्य हुए। साल 2013 में सोमनाथ के विकास को गति देने के लिए जूनागढ़ से अलग जिले गिर सोमनाथ का निर्माण किया गया। समुद्र दर्शन पथ का निर्माण और लोकार्पण, जिससे तीर्थयात्री सोमनाथ मंदिर और विराट सागर का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। सोमनाथ एग्जीबिशन गैलरी, जहां सोमनाथ मंदिर के पुरावशेष प्रदर्शित किए गए हैं। पुराने जूना सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्मित परिसर अहिल्याबाई मंदिर का उद्घाटन साल 2021 में किया गया। साल 2022 में 30 करोड़ से अधिक लागत से बने नए सर्किट हाउस का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही अनेक यात्री सुविधा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण से सोमनाथ परिसर को नया विस्तार मिला। जैसे पूरा लग रहा है कि पूरा कैलाश यहाँ सोमनाथ में उतर गया है, जैसे स्वर्ग लग रही है सोमनाथ की धरती। बहुत चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया पूरा। पहले जैसा है ही नहीं कुछ, अभी नया बन गया सब कुछ। जब मोदी जी है ने तो सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। सोमनाथ में प्रसाद योजना यानी पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी तीर्थयात्री कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर विकास कार्य किए गए हैं, जिससे विरासत और आध्यात्मिकता को संजोकर इसे अत्याधुनिक मनोरम स्वरूप दिया जा सके। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है संकल्प से सिद्धि का। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है प्रहार पर पुनरुद्भवन के विजय का। सोमनाथ मंदिर प्रमाण है पुनर्जीवन का, पुनर्निर्माण का। सोमनाथ मंदिर साक्षी है भारत के अभ्युदय का। सोमनाथ मंदिर साक्षी है नए भारत के निर्माण का। और ये सोमनाथ स्वाभिमान पर्व इसी का उदाहरण है कि कैसे नई प्रतिबद्धता के साथ नए भारत का निर्माण किया जा रहा है। कैमरा पर्सन विनोद ओझा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, सोमनाथ मंदिर परिसर, गिर सोमनाथ। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए दूरदर्शन समाचार।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। कदम रखिए कहानियों की दुनिया में। स्वागत है नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 में। लाखों किताबें और बच्चों के लिए आकर्षक गतिविधियाँ। मिलिए अपने पसंदीदा लेखकों और सम्मानित वक्ताओं से। आनंद लीजिए लाइव म्यूजिक और शानदार परफॉर्मेंस का। कतर है सम्मानित अतिथि और स्पेन है फोकस देश। मनाइए भारतीय सैन्य इतिहास के 75 गौरवशाली वर्षों का उत्सव थीम पवेलियन में 10 से 18 जनवरी भारत मंडपम, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026। प्रवेश निःशुल्क। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। देखिए एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दिल्ली के भारत मंडपम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐतिहासिक विजन को साझा किया जिसमें लाल किले की प्राचीर से 140 करोड़ देशवासियों को विकसित भारत के लिए पंचप्रण का संकल्प दिलाया गया था। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में 1 लाख ऐसे युवा नेतृत्व तैयार करना है जिनकी कोई पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। ये मंच युवाओं को विकसित भारत एक्ट 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नवीन विचार और समाधान पेश करने का एक गतिशील अवसर दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से उद्बोधन करते हुए कहा था कि मुझे विकसित भारत बनाना है। हम 140 करोड़ की जनता एक साथ में विकसित भारत के लिए 5 प्रण, 5 संकल्प करेंगे। और मोदी जी ने यह भी कहा कि हमें विकसित भारत तो बनाना है, लेकिन मेरे देश के युवाओं को विकसित भारत के लीडर बनाना है। देश में 1 लाख ऐसे लीडर बनाना है जो सार्वजनिक जीवन में जिसके बैकग्राउंड में कोई फैमिली पॉलिटिक्स ना हो। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 में युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर संघर्ष मूलतः अपनी बात मनवाने का प्रयास होता है। यदि मनोबल कमजोर हो तो अस्त्र शस्त्र भी प्रभावी नहीं रह जाते। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं कि जिसके लिए लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं। आज भी आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि जब आप निर्णय लें तो केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरदर्शी भारत के लिए निर्णय लें, और अगर आपको देश का प्रतिनिधित्व करना है तो उसी के अनुरूप निर्णय होने चाहिए।
आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें। आज का निर्णय तो लगता है कि ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें, लेकिन अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगता है नहीं, मुझे 4 बजे दौड़ने के लिए जाना ही चाहिए। सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें। हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। भारत मंडपम में आज से किताबों के सबसे बड़े उत्सव का आगाज हो चुका है। इस बार मेले में किताबों के साथ भारतीय सशस्त्र सेनाओं की गौरव गाथा भी गूंजेगी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की ओर से नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन 18 जनवरी तक चलेगा। इस बार की विश्व पुस्तक मेले की थीम भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य एवं प्रज्ञा एट 75 है, जो आजादी के 75 वर्ष में भारतीय सशस्त्र सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अदम्य साहस, बलिदान और राष्ट्र निर्माण में योगदान को समर्पित है। 18 जनवरी तक चलने वाले पुस्तक मेले में 35 से ज्यादा देशों के 1000 से ज्यादा प्रकाशक हिस्सा ले रहे हैं और करीब 3000 से ज्यादा बुक स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस मौके पर गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर और फोकस कंट्री स्पेन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। अब की बार मेले में एंट्री पूरी तरह से निःशुल्क है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि इस बार भारतीय सैन्य इतिहास, शौर्य और विवेक एट 75 थीम रखी गई। बताया कि पुस्तक समाज को दिशा देती है। ज्ञान केवल पढ़ाया नहीं जाता बल्कि आत्मसात किया जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि ज्ञान और रीडिंग की परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। किताबों की पायरेसी के विरोध का केंद्रीय मंत्री ने खास तौर पर जिक्र किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक लाइब्रेरी भारत की सभ्यता, स्मृति और ज्ञान परंपरा का निरंतर धारा का सुरक्षित प्रतीक है। ये केवल पुस्तक का मेला नहीं है, ये विचार का संगम, संवादों का उत्सव और सृजनशीलता का उत्साह है। कन्फ्यूशियस ने कहा था, भविष्य को समझना है तो अतीत का अध्ययन कीजिए। जब राष्ट्र अपने इतिहास, मूल्य और सभ्यता जोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करती है, तब जिसकी एग्जाम्पल हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री हमारे सामने रखा। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पवित्र पिपरावा अवशेष का प्रदर्शन का उद्घाटन भारत की सभ्यतागत स्मृति और पुनः स्थापना का प्रतीक है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के दौरे पर हैं। अमित शाह ने जोधपुर में आयोजित देश के सबसे बड़े सामाजिक औद्योगिक आयोजनों में से एक माहेश्वरी ग्लोबल कन्वेंशन 2026 में हिस्सा लिया। 3 दिवसीय एक्सपो में देश विदेश से उद्योगपति, सीईओ, स्टार्टअप्स प्रतिनिधि और समाज के हजारों लोग भाग ले रहे हैं। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने माहेश्वरी समाज के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि माहेश्वरी समाज ने मुगलों से लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में भी इस समाज ने अपना खजाना खोल दिया था। माहेश्वरी समाज से निकले हुए रत्नों ने इस देश को हर क्षेत्र में आभूषण पहने हुए व्यक्ति की तरह चमकाने का काम माहेश्वरी समाज के लोगों ने किया। जब मुगलों के साथ लड़ते थे तब लड़ने वाले राजे महाराजों के युद्ध के खजाने ही माहेश्वरी समाज ने भरने का काम किया। जब अंग्रेजों के सामने लड़ते थे, स्वातंत्र संग्राम का पूरा खर्च, इसका कोई लेखा जोखा उपलब्ध नहीं है, मगर पूरी दुनिया को मालूम है कि माहेश्वरी समाज के सेठ हो ही ने ही ये आंदोलन को चलाया। राजधानी दिल्ली में कैंट स्थित मानेकशॉ सेंटर में शनिवार को सेना की पश्चिमी कमान ने अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया। अलंकरण समारोह में 100 सैनिकों को राष्ट्र के प्रति उनके अदम्य साहस, बलिदान और उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया।
सैनिकों को प्रदान किए गए पुरस्कारों में 6 युद्ध सेवा मेडल, 30 वीरता सेना मेडल, जिनमें 4 मरणोपरांत शामिल हैं, 17 सेना मेडल विशिष्ट, जिसमें एक बार 2 सेना मेडल और 44 विशिष्ट सेवा मेडल शामिल हैं। इस अवसर पर पश्चिमी कमान के सैनिकों द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसमें भारतीय सेना के आधुनिकीकरण प्रयासों के अनुरूप पश्चिमी कमान के सैनिकों द्वारा प्राप्त तकनीकी नवाचार एवं आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर पश्चिमी कमान की कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा कि सभी क्षेत्रों में निरंतर तैयार रहना भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध की बदलती प्रकृति भविष्य के संघर्षों में प्रौद्योगिकी निर्णायक भूमिका निभाएगी। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को विकसित करने में एक जरूरी चीज है टेक्नोलॉजी को हासिल करना। हर तरह की टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर क्वांटम कंप्यूटिंग तक का हमें इस्तेमाल करना है, पर एक टेक्नोलॉजी जिसमें हमें जल्दी से जल्दी महारत हासिल करनी है वो है ड्रोन्स का इस्तेमाल। हर लेवल पर, हर एक्टिविटी में ड्रोन्स का प्रयोग और दुश्मन के ड्रोन से बचाव दोनों ही आवश्यक है। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।